Assalamu alaikum students, my name is Dr. Farah Zahir and I am representing Vastuti Network. लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था पैथोलॉजी की डेफिनेशंस, उसकी सब डिविजन्स देखी थी। देन हमने देखे थे कि इसके एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीज क्या होते हैं जो कि हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि हमारे पास सेल जब भी कोई डिजीज होती है उसकी कोई ना कोई कॉज होती है। ये तो हम सेलुलर लेवल पे अगर इंजरी को देखें तो हमने उसकी कॉजेज देखी थी। ठीक है, अगर कोई सेलुलर या टिश्यू इंजरी हुई है तो बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, जब भी सेल इंजरी होती है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद वहाँ पे रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि जब इसके अलावा रिपेयर भी हो सकता है और समटाइम एक्यूमुलेशन भी हो जाती है कि जब टिश्यू इंजरी होती है या सेल की इंजरी, सेल के अंदर इंजरी हुई होगी तो वहाँ पे जितना भी डेब्रिस, वेस्ट मटेरियल या सेलुलर बैक्टीरिया वगैरह की डेथ, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है तो उसकी हम इंट्रासेलुलर कहेंगे। अगर सेल के बाहर होगी तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। इसी तरह समटाइम अगर किसी सेल की या टिश्यू की इंजरी हुई है, उस पर बार बार स्ट्रेस पड़ रही है तो समटाइम्स क्या होता है, वो सेल जो है उस स्ट्रेस को अपने बॉडी जो है उसको अडेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो उसको हम सेलुलर अडेप्टेशन में कहते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा पड़ रहा है लेकिन बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं है, बॉडी के मसल्स में पावर नहीं है, तो वो मसल क्या हो जाता है, उसकी डेथ होने लग जाती है मसल सेल्स की, तो वो एट्रोफी में चला जाता है। लेकिन कुछ सेल्स की क्या होती है, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाए तो वो हाइपरट्रॉफी में चला जाता है। ठीक है, और हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। हाइपरट्रॉफी से क्या होता है कि उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, और हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और मेटाप्लेजिया भी क्या हो सकता है कि अनकंट्रोल अगर जो है सेल्स की जो है क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है या प्रोलिफरेशन हो रही है, तो या फिर अगर सेल्स जो है एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रही है तो उसको मेटाप्लेजिया में कह देंगे। उसके अलावा हमने क्या देखना है, पेशेंट के अगर सेल की इंजरी हुई है, उसमें सेल ग्रोथ अबनॉर्मल हो गई है कि वहाँ पे एक लोकलाइज्ड एरिया में जाके अगर सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो उसको हम न्यूप्लेजिया कह सकते हैं। अगर बिल्कुल एंड हो गई तो हम उसको डिस्प्लेजिया कह सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी सेलुलर इंजरी होती है तो वेसल्स अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वहाँ पे एडीमा, थ्रोम्बोसिस और शॉक भी हो सकता है। ठीक है, जब वेसल्स की डिस्टर्बेंस होगी तो सारा फ्लूइड बाहर एक्यूमुलेट कर देगा तो एडीमा हो सकता है। अगर वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर जाए तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस भी बन सकता है। अगर ब्लड का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया है, ठीक है, हाइपोवोलेमिया है, तो पेशेंट को शॉक हो सकता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है सेलुलर और टिश्यू लेवल इंजरी के। ठीक है, अब जब आप ये सारी चीज़ें देख लोगे तो उसके बाद आपने देखना है कि आप पेशेंट है आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको डायग्नोज कैसे करना है। ठीक है, डायग्नोज आप किस बेसिस पे करोगे, पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर पे। आप क्लिनिकल पिक्चर हमें किस तरह पता चलेगी, जब आप पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करोगे तो उसमें आपको पेशेंट सिम्टम बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, वो कह रहा है कि मैं थोड़ा सा भी चल रहा हूँ, ठीक है, तो जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं रेस्ट पे जा रहा हूँ और मैं नाइट्रोग्लाइसिन ले रहा हूँ तो मेरे सिम्टम्स क्या हो गए, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया पेशेंट को एंजाइना है। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग लेने से आपको क्या पता है, पेशेंट के सिम्टम्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके अलावा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपने साइन ऑफ डिजीज देखने की, आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है जब वो बताएगा कि मुझे इस तरह से दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा पेशेंट को रेट्रोस्टर्नल पेन है। ठीक है, और उसका पेन जो है जॉ वगैरह की तरफ या शोल्डर के वगैरह की तरफ तो नहीं जा रहा। ठीक है, और एक्टिविटी से खत्म हो रहा है या रेस्ट से खत्म हो रहा है। ठीक है, ये साइंस होते हैं डिजीज के। ठीक है, ये हमने देखने। ठीक है, कुछ साइंस लोकलाइज होते हैं और कुछ साइन हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं। ठीक है, अब साइन और सिम्टम्स की बेसिस पे हमने भी पेशेंट का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है। ठीक है, अब चेस्ट पेन फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वो पेशेंट कह रहा है मेरे सीने में दर्द है। ठीक है, लेकिन आपने साइन और सिम्टम्स को देख के आपने कैटेगराइज करना है कि या तो उस पेशेंट को एंजाइना का पेन है या उसको कोई जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन है। ठीक है, लेकिन आपने सिम्टम अगर को ड्यूरेशन को 2-3 मिनट की है, ठीक है, और वो नाइट्रोग्लाइसिन लेने से ठीक हो रही है तो आप उसको एंजाइना कह सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइना के सिम्टम्स अगर 30 मिनट से कम खत्म होने तो भी वो एंजाइना में आता है, लेकिन 30 मिनट से ज्यादा पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है और नाइट्रोग्लाइसिन लेने से बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो, ठीक है, तो आप उसको एमआई में करेक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सर्टेन साइंस और सिम्टम होते हैं जिनकी बेसिस हमने पेशेंट के डायग्नोसिस बनाना होता है। ठीक है, उसके साइंस सिम्टम्स के अलावा और क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं जो कि किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप पेशेंट के लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कराओगे, इमेजिंग परफॉर्म कराएंगे और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म। जैसे अभी मैंने आपको एंजाइना बताया, ठीक है, तो अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, अगर मायोकार्डियल मसल्स का इस्कीमिया हो जाए, ठीक है, तो सर्टेन एंजाइम्स वगैरह रिलीज, ट्रोपोनिन आई होता है, इसी तरह क्रेटिनिन एमबी, क्रेटिनिन के,
ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कुछ सर्टेन एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो भी हार्ट मसल के कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो जब आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर हार्ट की एबनॉर्मलिटी है तो अगर आप चेस्ट करवाओ, चेस्ट एक्सरे करवाओ, एमआरआई कराओ, तो भी आप फर्दर डिजीज को क्या कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो। ठीक है, समटाइम कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो अगर आप उनके स्पेसिमेन लो या ब्लड सैंपल वगैरह लो तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप भी होते हैं जिनके जरिए हम डिजीज को जो है क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि किसी डिजीज के बारे में आपने लिखना है, तो सबसे पहले आपको उसकी क्या पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी कैटेगरी की, वो डिजीज कौन सी कैटेगरी में लाई करी है, इसकी कॉज क्या है, किस वजह से डिजीज हुई है। ठीक है, तो किस स्टेप्स पे ये इस डिजीज की डेवलपमेंट हुई है, तो पैथोजेनेसिस पता होना चाहिए। तो और उसके अलावा डिजीज की क्लिनिकल पिक्चर क्या है, अपेयरेंस कैसी है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको बताना चाहिए कि डिजीज कितने अरसे तक ये ठीक हो सकती है। ठीक है, उसकी प्रोग्नोसिस का, उसके फेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने इसको डायग्नोज कैसे करना है। ठीक है, तो ये हम एक कुछ स्टेप्स है जिनको आपने लेके चलना होता है पैथोलॉजी पढ़ते हैं। अब हम जनरल से स्टार्ट करेंगे, जनरल पैथोलॉजी से। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें हमने सेलुलर लेवल की इंजरी देखनी है। ठीक है, सेलुलर लेवल की, तो सबसे पहले हमने देखना है कि एक नॉर्मल सेल होता है। ठीक है, अब हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उनके इन्वायरमेंट में जब हम एक हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है। ठीक है, अब सेल्स जो है हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में बहुत मेन रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल जो है कंपोनेंट है। ठीक है, मेन फंक्शनल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी की बेसिस पे जो है हमारी पूरी बॉडी जो है अपना फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, अब ये सेल्स क्या करते हैं, मैंने भी आपको बताया कि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर सेल्स पे बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है या पैथोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सेल्स जो है उसको कोई भी डिस्ट्रप्शन आ रही है, सेल के ऊपर इतना स्ट्रेस आ रहा है, तो सेल क्या करेगा, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करेगा ना। तो होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, स्ट्रेस के लिए अपने आप को वो अडेप्ट कर लेता है कि अब ये स्ट्रेस, उसको पता चल गया है कि अब स्ट्रेस मुझसे बार बार पड़ रहा है, अब मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाता है, ठीक है, उस स्ट्रेस को बेयर करने के लिए उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं, ताकि बॉडी जो है एक होमियोस्टैटिक स्टेट में रहे। ठीक है, अब वो हमारे पास जो अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं वो कौन से, हाइपरट्रॉफी हो सकता है, हाइपरप्लेजिया, और एट्रोफी और मेटाप्लेजिया। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, अगर ये अडेप्टिव कैपेबिलिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, कि आपका जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, अडेप्टेशन के बावजूद भी जो है स्ट्रेस बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा और बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो सेल की क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। ठीक है, अब सेल इंजरी किस तरह की हो सकती है, सेल अगर एक लिमिट में इंजर हुआ है तो उस इंजरी को हम रिवर्सिबल कहेंगे। ठीक है, अगर आप उसको ठीक करो तो अपनी ओरिजिनल हालत में चले जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्वेयर है, ठीक है, परसिस्टेंट है और उसका जो ऑनसेट बहुत रैपिड है, तो उसमें पेशेंट की जो सेल की इंजरी है वो इरिवर्सिबल हो सकती है। अगर इरिवर्सिबल इंजरी होगी तो उस सेल की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब सेलुलर डेथ किस वजह से होती है, मोस्टली अगर हमें ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा तो वहाँ पे इन्फेक्शन, स्कीमिया हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इन्फेक्शन, टॉक्सिन या इम्यून रिएक्शन हुए हैं तो उसकी वजह से भी सेलुलर डेथ हो सकती है। सेलुलर डेथ आपने पढ़ा है कि हमारे पास दो टाइप्स की हो सकती है, एक नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये मैंने आपको जनरल सा बताया है कि सेल्स जो हमारी बॉडी का होमियोस्टेसिस मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जो है बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको अडेप्ट कर लेती है, ताकि वो सेल उसको अडेप्ट कर लेते हैं ताकि होमोस्टेसिस मेंटेन रहे। लेकिन अगर एक सर्टन लिमिट से ज्यादा अगर स्ट्रेस बढ़ जाए तो वो क्या हो सकता है, वहाँ पे सेल इंजरी रिवर्सिबल भी होती है और इरिवर्सिबल भी होती है। ठीक है, नॉर्मल सेल, ठीक है, स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, बॉडी सेल ने उसको अडेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंजरी स्टिमुलस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सेल की क्या होगी, सेल इंजरी हो जाएगी। ठीक है, अगर माइल्ड सेल इंजरी है तो वो रिवर्सिबल इंजरी है, वो दोबारा नॉर्मल सेल की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर सेल इंजरी बहुत ज्यादा स्वेयर प्रोग्रेसिव है तो इरिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल इंजरी मैंने आपको बताई दो टाइप्स है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। ठीक है, अब जिस तरह ये इन्होंने हार्ट का हमें सेल बताया, नॉर्मल मायोसाइट, ये हार्ट का मसल सेल है। ठीक है, अगर उसमें जो है बहुत ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है कि उसने हार्ट ने बहुत रैपिडली काम करना है, ठीक है, तो हार्ट का मसल क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स
उस इंक्रीज लोड के ऊपर जो है ना अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, अपना जो है साइज बढ़ा देगा, ताकि वो जो है स्ट्रेस जो है इजीली उसको बेयर कर सके और वर्क डिमांड को पूरा कर, जितना ज्यादा लोड पड़ा उस डिमांड को वो पूरा कर सके, अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा जो है स्ट्रेस पड़ रहा है तो सेल की क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। ठीक है, रिवर्सिबल इंजरी हुई तो वो वापस जा सकता है, ठीक हो सकता है अगर आप मेडिकेशन वगैरह दो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लिमिट हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसकी क्या हो सकती है, सेल डेथ हो सकती है। ठीक है, तो बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अब जब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।